हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनअकैडमी जे यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ पारस ठाकुर और आज हम सेकंड लेक्चर कंटिन्यू करेंगे ऑफ द टॉपिक सरफेस केमिस्ट्री। तो सबसे पहले जो भी नए सब्सक्राइबर्स हमारे आज ऐड होने वाले हैं, दैट इज द न्यू स्टूडेंट। तो बच्चों सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लो दिस चैनल, बिकॉज यहाँ पर आपको आपकी जेई प्रेपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन डेली लाइव मिलती है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि आप क्या करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकन, वो घंटी बजा देनी ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए, और बाकी जो बच्चे अभी तक लाइव आ चुके हैं, जल्दी से जल्दी बच्चों इसको हैशटैग जेई लाइव डेली के साथ अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल, अपनी फेसबुक प्रोफाइल पे शेयर कर दो ताकि आपके फ्रेंड्स को भी ये इंफॉर्मेशन, ये लेक्चर मिल जाए। राइट, चलिए लेक्चर नंबर 2 ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। एंड बिफोर वी बिगिन, अगर आपने अब तक जो भी नए स्टूडेंट्स हैं जो टेलीग्राम ऐप पे हमारे साथ कनेक्ट नहीं हुए हैं, जस्ट डाउनलोड द टेलीग्राम ऐप ऑन योर मोबाइल एंड ओपन द ब्राउजर। ब्राउजर ओपन करने के बाद बेटा ब्राउजर में आपको टाइप करना है tinyurl.com/jlivechat। तो ये डालने पे आप डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड हो जाएंगे, जिसपे ऑलरेडी 21,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ऐड हो चुके हैं। बिकॉज आपको सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन वहां पर आती हैं, एजुकेटर्स के डायरेक्ट मैसेजेस आपको आते हैं वहां पे, ठीक है, एंड क्लास के नोट्स भी आते हैं। ठीक है, चलिए, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो फ्री यूट्यूब लेक्चर्स हैं, अगर आप एडिशनल चाहते हैं, आप अपनी प्रेपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो कोटा लेवल की जो क्वालिटी थी, जिसकी बात की जाती है कि जो फाइनेस्ट टीचिंग वो आपको घर के कंफर्ट के साथ मिले, देन यू शुड ज्वाइन द अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। क्योंकि अनअकैडमी प्लस पे 55 से ज्यादा टॉप एजुकेटर्स पढ़ाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो आपको घर बैठे टॉप एजुकेटर से लाइव क्लासेस मिल रही हैं, टेस्ट सीरीज आपको अलग से मिल रही है, 11th की, 12th की, ड्रॉपर की, 11 जेई मेन, जेई एडवांस, सारी इंडिपेंडेंट टेस्ट सीरीज आपको मिल रही हैं। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन में क्या होता है, आप लाइव सेशन में डाउट पूछ रहे हो, ठीक है, एंड यू जस्ट क्लिक अ फोटो ऑफ योर डाउट, स्नैपशॉट ले लो, उसको अपलोड कर दो लाइव क्लास में, और जैसे ही एजुकेटर आपके डाउट पे क्लिक करेगा, ये स्क्रीन पे आ जाएगा आपका जो क्वेश्चन आपने अपलोड किया है, और वो सॉल्व हो जाएगा, डिस्कस हो जाएगा। तो इससे बेटर डाउट क्लैरिफिकेशन कहां पर होगा, मच मोर पर्सनलाइज है, क्योंकि आपको हर एक क्वेरी आपकी आंसर हो रही है। आप जो पूछ रहे हो पर्सनल अगर डाउट है, आपका प्रेपरेशन से रिलेटेड है या आपका टॉपिक से रिलेटेड है, वो आपको सारे आंसर मिल रहे हैं। तो दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म कि घर के कंफर्ट में आपको एक हाईली इकोनॉमिकल प्राइस पे, जिसको हर एक बच्चा, यस, मतलब गांव का बच्चा भी उसको अफोर्ड कर सकता है, उस प्राइस पॉइंट पे आपको ये सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। तो जस्ट गो टू द unacademy.com/plus, और वहां पे जाने के बाद एक फ्रंट पेज आएगा, वहां पर क्लिक करना बेटा, गेट सब्सक्रिप्शन। उसके बाद आपके सामने आ जाएगी लिस्ट कि कितने मंथ की सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। तो दीज आर द बेनिफिट्स। अनलिमिटेड प्रैक्टिस कर सकते हो आप, फ्लेक्सिबल शेड्यूल है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्विजेज हैं, लाइव डाउट सेशन है, डिटेल्ड टेस्ट सीरीज हैं, राइट। तो कहीं पर भी आप हैं, यू कैन लर्न लाइव। तो ये जरूरी नहीं कि आपको अब सारा टाइम अपना ट्रैवलिंग में लगाना है, ट्रैवलिंग में यहां से कोचिंग जाएंगे, कोचिंग से फिर वापस आएंगे, तो सेल्फ स्टडी कब करेंगे अगर सारा टाइम भागते दौड़ते ही रह जाओगे। तो लर्न एनी टाइम एनी वे। तो करना क्या है, जस्ट डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर। इट्स अ टॉप ट्रेंडिंग ऐप, हमेशा ट्रेंडिंग ऐप रहती है। एंड इंस्टॉल करने के बाद ये आपकी प्रोफाइल आएगी, उस पर प्लस यहां पे लिखा होगा। स्पेशल क्लासेस क्या है, स्पेशल क्लासेस हैं वो फ्री क्लासेस, जिससे आप एक्सपीरियंस ले सकते हो कि अनअकैडमी प्लस पे पढ़ाया कैसे जाता है। तो स्पेशल क्लासेस भी आप देख सकते हो यहां पे क्लिक करके कि नेक्स्ट कौन कौन सी स्पेशल क्लासेस आ रही हैं, किस किस एजुकेटर की, उसमें भी एनरोल आप हो सकते हैं। हमारी भी स्पेशल क्लासेस होती हैं, वो आप अटेंड करके एक पूरा एक्सपीरियंस कर सकते हो कि प्लस पे कैसे पढ़ाया जा सकता है, कैसे आप डाउट पूछ सकते हो, एंड आफ्टर दैट यू ज्वाइन। तो मेरे यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना, प्लस पे क्लिक करते ही चूज अ गोल आएगा, IIT क्लिक करना। अगर आप नीट और एम्स एस्पिरेंट है, मेडिकल एस्पिरेंट है, देन क्लिक ऑन नीट एंड एम्स, एंड आफ्टर दैट गेट सब्सक्रिप्शन। तो 1 मंथ से लेके 2 ईयर तक का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। 1 ईयर एंड 2 ईयर आर द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव सब्सक्रिप्शन। और उस पे अगर आप जेई लाइव कोड लगाते हो, तो जेई लाइव कोड लगाने पे आपको मिलता है 10% डिस्काउंट। तो डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड जेई लाइव। और अगर सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो, जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लो, बिकॉज वंस यू गो फॉर इट यू विल रियलाइज कि दिस इज द बेस्ट थिंग पॉसिबल जो आप कोचिंग के नाम पे, बिकॉज अब एक एजुकेटर से आपको पढ़ने के लिए नहीं कहा जा रहा है,
आपके पास इतनी वैरायटी ऑफ एजुकेटर्स है जो आपको अच्छे लगते हैं, आपको मल्टीपल लग रहा है कि मैं 4 लोगों से केमिस्ट्री पढ़ना चाहता हूँ, चारों के टॉपिक अटेंड करना चाहता हूँ, आप कर सकते हो। आप ऑर्गेनिक किसी एक स्पेशलिस्ट से पढ़ो, इनऑर्गेनिक दूसरे से पढ़ो, और फिजिकल केमिस्ट्री तीसरे से पढ़ो, ईयर लॉन्ग कोर्सेज भी हैं, राइट। तो कोड याद रखें JEE लाइव। चलिए, अब लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि एड्सॉर्प्शन का प्रेशर के साथ जो वेरिएशन है वो हम स्टडी कर रहे हैं, बिकॉज प्रेशर बढ़ाते हैं तो उससे भी एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ता है, राइट। ये बताया था ना, ठीक है। कैसे बढ़ता है इसको पहले हम देखते हैं। तो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होते हैं? जो थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ा है, तो थर्मोडायनेमिक्स में आपको इतना तो पता होगा कि आइसोथर्म का मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर ग्राफ। तो दीज आइसोथर्म आर एक्चुअली कांस्टेंट टेम्परेचर ग्राफ जो वेरिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं इन द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, मतलब कितना गैस एड्सॉर्ब हुआ है ना, एड्सॉर्बेंट पे प्रेशर के साथ। मतलब अगर आप x/m को प्रेशर के साथ प्लॉट करें और कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, क्योंकि आइसोथर्म का मतलब ये कि टेम्परेचर कांस्टेंट पे हम ये पूरा स्टडी कर रहे हैं, तो x/m या वेट बाय m भी इसको बोल सकते हो आप कि वेट ऑफ द गैस एड्सॉर्ब्ड, तो वेट बाय m, और यू कैन से x/m विद प्रेशर। तो प्रेशर के साथ अगर आप देखें ग्राफ को तो क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में एक काइंड ऑफ लीनियरली इंक्रीज कर रहा था, उसके बाद थोड़ा सा कर्व आ गया, उसके बाद जाते जाते ये फ्लैट हो गया। मतलब बढ़ तो रहा है प्रेशर के साथ, एड्सॉर्प्शन बढ़ती जाएगी, पर शुरुआत में वो फास्ट होगी, फिर धीरे धीरे वो स्लो होगी, फिर वो कांस्टेंट हो जाएगी। फिर आप प्रेशर बढ़ाते रहो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वंस द ग्राफ बिकम्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अब आप जितना मर्जी प्रेशर बढ़ा लो, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन या और ज्यादा एड्सॉर्प्शन अब नहीं होगी। तो ये एक क्वेश्चन था जो सारे, मतलब कुछ साइंटिस्ट इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, कुछ ने किया बट वो पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे, ये ऐसा क्यों होता है, प्रेशर के साथ इस तरह की वेरिएशन ये क्यों आती है। तो समझ आ गया एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है, कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। x/m का अगर आप प्रेशर के साथ वेरिएशन स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। अब एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में जो सबसे पहली थ्योरी प्रपोज की, दैट इज फ्रियोनलिच, ठीक है। तो फ्रियोनलिच का एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म हम स्टडी करेंगे, बट कीप इन माइंड ये सिर्फ फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए ही वैलिड है। यस, दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल ओनली, हम फिजिकल एड्सॉर्प्शन मान के चल रहे हैं, एड्सॉर्प्शन को केमिकल एड्सॉर्प्शन के लिए अप्लाई नहीं कर रहे, बिकॉज फिजिकल एड्सॉर्प्शन स्पेसिफिक नहीं होती है कि किसी के साथ होगी किसी के साथ नहीं होगी, वो सबके साथ सबके केस में हो जाता है, राइट। एंड इट इज वैलिड ओनली फॉर सिंगल लेयर एड्सॉर्प्शन, क्योंकि आप बोलेंगे सर फिजिकल एड्सॉर्प्शन तो मल्टी लेयर फिनोमेना है, तो ये मल्टीपल लेयर के लिए भी एप्लीकेबल होना चाहिए। नो, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल लेयर। तो ये दो इसके पॉइंट याद रखना कि फ्रियोनलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए एप्लीकेबल था, और वो भी उसकी सिंगल लेयर एड्सॉर्प्शन के लिए, ठीक है। देखो, तो x/m को प्रेशर के साथ प्लॉट किया, ये 3 डिफरेंट टेम्परेचर पे हमारे पास ग्राफ दिए हुए हैं। 195 केल्विन, तो लो टेम्परेचर पे बेटा x/m काफी ऊपर गया, मतलब लो टेम्परेचर पे एड्सॉर्प्शन क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। तो यू कैन डायरेक्टली राइट ग्रेटर एड्सॉर्प्शन एट लोअर टेम्परेचर, तो टेम्परेचर कम है तो एड्सॉर्प्शन ज्यादा है। और जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, 195 से 244 केल्विन किया तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, एड्सॉर्प्शन कम हो रही है, 244 से 273 किया और कम हो गई, ठीक है। तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेस, ठीक है। तो टेम्परेचर की वेरिएशन भी आपको पता होनी चाहिए। इसके ऊपर आपको सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि x/m का प्रेशर के साथ ग्राफ दिया है और आपको 3 ग्राफ दिए हुए हैं, T1, T2, T3, और आपको पूछ लिया कि T1, T2, T3 का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर बताइए, तो आप बता दोगे कि लो टेम्परेचर पे एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगी तो ग्राफ ऊपर होगा, और हाई टेम्परेचर पे एड्सॉर्प्शन कम होगी, बिकॉज ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन है। केमिकल होता तो ऐसा नहीं होता, राइट। फिजिकल एड्सॉर्प्शन मान के हम इसको चल रहे हैं। तो मतलब x/m प्रेशर के साथ बढ़ तो रहा है, ये बात तो पक्का है कि x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर रेज़ टू पावर 1 नहीं है ना, क्योंकि मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर रेज़ टू पावर 1 होता तो स्ट्रेट लाइन आता, बट दैट वाज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। पहले काइंड ऑफ लीनियर है, फिर कर्वेचर आ रहा है, फिर जाके फ्लैट हो जा रहा है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, बट
p रेज टू पावर समथिंग ये आएगा। तो जब एक्सपेरिमेंटल स्टडीज पूरी उसके पास ऑब्जर्वेशन के बाद फ्रॉन्डलिच ने कहा कि x बाय m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p रेज टू पावर 1 बाय n, तो बेटा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आप लगा सकते हैं और आप लिख सकते हैं x बाय m इज इक्वल टू kp रेज टू पावर 1 बाय n, जहां पर 1 बाय n आपका 0 से 1 तक चलता है। ठीक है, 1 बाय n की वैल्यू 0 से 1 तक चलती है। तो x बाय m इज इक्वल टू kp रेज टू पावर 1 बाय n, इसको अगर आप लॉग में ले लें, लॉग क्या रहेगा बेटा इसका, log of x by m is equal to log k plus 1 upon n log p। अब अगर इसको मैं ग्राफ में प्लॉट करना चाहूं, log x by m वर्सेस log p का ग्राफ अगर मैं बनाना चाहूं, तो क्या रहेगा, ये y एक्सिस इज इक्वल टू c प्लस mx। तो अगर मैं y वर्सेस x ग्राफ बनाता हूं, log x by m वर्सेस log p, then it will be a straight line with y intercept of log k और स्लोप ऑफ 1 बाय n। ठीक है, तो स्लोप आ गई इसकी 1 बाय n और जो y इंटरसेप्ट है दैट इज log k, तो स्ट्रेट लाइन है। ये भी आपको कई बार क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन से आप क्या निकाल सकते हो, अगर आपको ये ग्राफ ही दिया गया क्वेश्चन में डायरेक्टली और ये वैल्यू आपको वैल्यू दे रखी है, तो log k आपको दे रखा है, वहां से k निकल जाएगा। और हो सकता है आपको प्रेशर भी दिया हो, 1 बाय n भी दिया हो, या 1 बाय n नहीं दिया है, स्लोप निकाल लो, स्लोप आपके पास 1 बाय n आ जाएगा, के आपने यहां से निकाल लिया, प्रेशर अगर आपको दिया हो तो यू कैन डायरेक्टली फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाय m। तो इसके ऊपर एक सिंपल सा बेसिक सा न्यूमेरिकल बनाया जा सकता है। तो जस्ट नोट इट डाउन, आई जस्ट गेट सम वाटर। ठीक है, आप एक बार इसको नोट कर लो। और साथ में ये मतलब इस टॉपिक पे ज्यादा न्यूमेरिकल तो नहीं आते हैं, बट जितने भी आते हैं अगर आप उनको साथ साथ में करते रहोगे, ठीक है, नोट कर लोगे, ग्राफ जो है वही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, राइट। चलिए तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो फ्रॉन्डलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म का जो प्रॉब्लम था वो ये था कि ये ऐसा एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि हाई प्रेशर पे जाके ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्यों जाता है, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर क्यों जाता है। तो फ्रॉन्डलिच failed to explain why x by m becomes independent of pressure, ठीक है, at high pressures। ठीक है, अब इसमें एक चीज है, इसमें भी एक चीज है कि अगर आप देखोगे x बाय m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p रेज टू पावर 1 बाय n, तो उसमें देखो यहां पे अगर हम यही इक्वेशन यहां पर अप्लाई करें तो स्टार्टिंग में ग्राफ कैसा है, इस तरह का जा रहा है, फिर कर्वेचर आ रहा है, फिर ज्यादा फ्लैट की तरफ चल पड़ा। तो इनिशियली आप ये मान लो कि लगभग ये लीनियर था, फिर थोड़ा सा कर्वेचर आ गया, फिर जाके ये फ्लैट हो गया। तो अगर हम कह रहे हैं कि x बाय m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर ये है p रेज टू पावर 1 बाय n है ना वो, तो x बाय m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p रेज टू पावर 1 एट लो प्रेशर। ये आप बोल सकते हो कि जब प्रेशर कम था इनिशियल रेंज में, जब प्रेशर आपका कम है तो काइंड ऑफ लीनियर है ग्राफ। ठीक है, तो इनिशियली ये p रेज टू पावर 1 है, मतलब 1 बाय n की वैल्यू रफली 1 के बराबर आ जाएगी। फिर x by m is directly proportional to p raised to power 1 by n at moderate pressure। या आप बोल सकते हो कि मॉडरेट प्रेशर पे वो कर्वेचर आ गया, तो ये 1 भी नहीं था, 1 by n मतलब समथिंग बिटवीन क्या हो सकता है, मतलब 1 by n की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है। देन x by m is directly proportional to p raised to power 0, मतलब p raised to power 0 means 1, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर हो गया एट हाई प्रेशर। तो ये तीन केस में आप इसको डिवाइड कर सकते हो, तीन पार्ट्स में से आप ग्राफ को डिवाइड कर सकते हो कि हाई प्रेशर पे जाके ग्राफ रफली कांस्टेंट हो जाता है एक्स एक्सिस के। ठीक है, तो लो प्रेशर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था,
मॉडरेट पे p रेज टू पावर 1/n और हाई पे p रेज टू पावर 0। तो ये तीन चीजें हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं, पर फ्रॉन्डलिच एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि हाई प्रेशर पे जाके वो इंडिपेंडेंट क्यों हो जा रहा है प्रेशर से, क्यों उस पर डिपेंड कर ही नहीं रहा है। तो ये चीज लैंगमुइर ने एक्सप्लेन कर दी, पर लैंगमुइर का जो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म था एक्चुअली वो हमारे सिलेबस में तो नहीं है, ठीक है, बट चलो डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि फ्रॉन्डलिच का फेलियर उसने एक्सप्लेन किया था। तो इसकी भी कुछ एजम्पशंस थी। पहली इसने बोला कि एवरी एड्सॉर्प्शन साइट इज इक्विवेलेंट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो जैसे ये सरफेस है, इसके ऊपर एड्सॉर्प्शन हो रही है, बहुत सारी जगह जहां पर एड्सॉर्प्शन हो सकती है, ठीक है, पर जरूरी नहीं कि हर एक एड्सॉर्प्शन साइट इक्विवेलेंट हो। किसी पार्ट का सरफेस एनर्जी हाई होगा, किसी पार्ट का सरफेस एनर्जी लो होगा। जहां पर सरफेस एनर्जी हाई होगा वहां एड्सॉर्प्शन फास्ट होगी। जैसे कि अगर आप बात करें कि जब रस्टिंग होती है ना, आयरन का एक पीस है, उसको जंग लगेगा, तो क्या जंग यूनिफॉर्मली लगता है पूरे पीस पे? नहीं, किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होता है। क्यों? उस पॉइंट पे स्ट्रेस लेवल ज्यादा होता है या इंप्योरिटीज का लेवल ज्यादा होता है, इसीलिए रस्टिंग वहीं से स्टार्ट होती है। तो वैसे ही एड्सॉर्प्शन भी सब जगह पे यूनिफॉर्म नहीं होती, पर उसने ये मान के बोला कि अगर हम ये assumption लेंगे कि यस, एक सरफेस पे एड्सॉर्प्शन की सारी साइट्स जो हैं वो बराबर हैं, यहां पर हो रही है एड्सॉर्प्शन या वहां पर हो रही है, बात बराबर है, तो एवरी एड्सॉर्प्शन साइट इज इक्विवेलेंट। बट इन रियलिटी ऐसा नहीं होता। देन एबिलिटी ऑफ अ पार्टिकल टू बाइंड ऑन अ साइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेदर और नॉट नियर बाय साइट्स आर ऑक्यूपाइड। मतलब एक पार्टिकल आके एड्सॉर्ब हो रहा है तो उसकी एबिलिटी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आसपास और एटम एड्सॉर्ब हुए हैं या नहीं है, मतलब आसपास पड़ोसी हैं कि नहीं है, ठीक है, वो जैसे एड्सॉर्ब होगा, जो एनर्जी एक्सचेंज होगा वो उसका फिक्स है। पड़ोसी हैं नहीं है, आसपास कोई एड्सॉर्ब हुआ है नहीं हुआ, उससे कोई फर्क उसको नहीं पड़ता। देन थर्ड, एड्सॉर्प्शन इज वन लेयर थिक। ये भी मोनोलेयर या यूनिमोलिकुलर लेयर फिनोमेना को एक्सप्लेन कर रहा है, मल्टी लेयर को ये एक्सप्लेन नहीं करता। एंड इट इज यूनिफॉर्म ऑल ओवर द एड्सॉर्बेंट। तो ये इसकी असम्पशन थी। अब तो लैंगमुइर ने कहा कि एड्सॉर्प्शन बेसिकली दो प्रोसेस हो रहे हैं। एक तो एड्सॉर्प्शन है, पार्टिकल्स आके चिपक रहे हैं, जिसको आप कंडेंसेशन से भी रिलेट कर सकते हो, कंडेंसेशन भी बोल सकते हो, और वो फिर से बाहर भाग जा रहे हैं, जिसको आप इवेपोरेशन बोल दो या फिर मोर एक्यूरेटली डिसऑप्शन बोल दो। तो उसने बोला ये दो चीजें चल रही हैं, पार्टिकल्स आ भी रहे हैं और पार्टिकल जा भी रहे हैं, ठीक है, इट्स अ टू वे प्रोसेस लाइक दिस। तो बोलता है कि फाइनली एक पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आ ही जाएगा, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन विल बिकम इक्वल टू रेट ऑफ डिसऑप्शन, ठीक है, ये तो आ जाएगा। तो ये दोनों ऑपोजिंग प्रोसेस हैं, एड्सॉर्ब भी हो रहे हैं, डिसॉर्ब भी हो रहे हैं, राइट। एंड उसने कहा कि स्टार्टिंग में एड्सॉर्प्शन फास्ट था। क्यों? स्टार्टिंग में सारा एरिया खाली है, जो सारा एरिया खाली है तो एड्सॉर्प्शन बहुत जल्दी होगा। धीरे धीरे जैसे एरिया भरता चला जाएगा, अब देखो ये इतना सरफेस एरिया था, इतना ऑक्यूपाई हो चुका है, थोड़ा सा बचा, तो अगर हम और प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो जो प्रेशर लगेगा वो सिर्फ इतने से एरिया को भरने के लिए एफर्ट लगाएगा। एक बार यहां पर भी पार्टिकल्स आ गए, अब बताओ, अब जब जगह ही नहीं बची तो तुम जितना मर्जी प्रेशर लगा लो, बेटा गाड़ी को पार्क करोगे कैसे? जगह भी तो होनी चाहिए ना उसके लिए, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम थी कि जब स्टार्टिंग में पूरा ग्राउंड खाली है तो आप गाड़ी को कहीं भी पार्क कर दो चलेगा, तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो एड्सॉर्प्शन बढ़ेगी। पर बोल रहे जब सारा का सारा सरफेस एरिया कवर हो चुका है, अब आप प्रेशर बढ़ा के क्या कर लोगे? जगह ही नहीं है एड्सॉर्ब कराने के लिए। तो दैट इज वाई हाई प्रेशर पे जाके एड्सॉर्प्शन फ्लैट हो जाता है ग्राफ, कि भाई जगह ही नहीं बची है, अब मैं प्रेशर बढ़ा के क्या करूंगा। तो लैंगमुइर का जो फॉर्मूला था दैट इज x/m इज इक्वल टू AP अपॉन 1 प्लस BP, ये फॉर्मूला दिया उसने लैंगमुइर ने। तो इसका मतलब क्या है? अगर आप इसको लो प्रेशर पे ऑब्जर्व करो, व्हेन द प्रेशर इज वेरी लो, 1 प्लस BP इज वेरी स्मॉल ना, लो प्रेशर पे BP इज वेरी स्मॉल। हाँ, A और B क्या कॉन्स्टेंट्स हैं जो एड्सॉर्बेंट और टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो जब लो प्रेशर है तो 1 प्लस BP इज रफली 1। तो एट लो प्रेशर 1 प्लस BP इज रफली 1, इसलिए x/m इज इक्वल टू AP। तो लो प्रेशर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P रेज़ टू पावर 1 आ रहा है, जैसा कि फ्रॉन्डलिच में भी आया था, यस। तो ये फ्रॉन्डलिच वाले पार्ट को भी एक्सप्लेन कर रहा है। और एट हाई प्रेशर
जब हाई प्रेशर हो जाएगा तो 1 प्लस बीपी, पी बहुत बड़ा हो गया तो उसमें 1 ऐड किया नहीं किया बराबर है, तो 1 प्लस बीपी इज रफली इक्वल टू बीपी। तो एपी अपॉन बीपी क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी, तो इसलिए x बाय एम बन जाएगा आपका a अपॉन बी, दैट इज जस्ट अनदर कांस्टेंट। तो ये तो प्रेशर के इंडिपेंडेंट हो गया ना, हाई प्रेशर पे जाके x बाय एम इंडिपेंडेंट हो गया प्रेशर के। तो लैंगमुइर ने हाई प्रेशर पे क्यों इंडिपेंडेंट हो रहा है वो भी इस फॉर्मूला के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। बस अब इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि लैंगमुइर एड्सॉर्प्शन हमारे सिलेबस में प्रॉपर है नहीं, तो फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड सरफेस मतलब, ठीक है, उसने ये बोला था कि टोटल सरफेस एरिया जो अवेलेबल है उसमें से जितना फ्रैक्शन अवेलेबल होगा, खाली बचा होगा ना, उसी पे डिपेंड करेगी एड्सॉर्प्शन कितनी होती है। अगर खाली थोड़ा सा बचा हुआ है तो एड्सॉर्प्शन फास्ट कहां से होगी, स्लो तो होनी है। हाँ, पूरा सरफेस खाली होगा तो एड्सॉर्प्शन फास्ट होगी। तो वो इसके ऊपर चलता था सारा कि कितना अवेलेबल एरिया है, एंड यस ही एक्सप्लेन्ड। तो ये क्लियर है, इसको नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो इसको। नाउ नेक्स्ट, ये हमने पढ़ लिया, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिसॉर्प्शन दोनों बराबर हैं, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन प्रेशर ऑफ गैस, यस, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन। डू यू थिंक, क्या आप कुछ सोच सकते हो कि एड्सॉर्प्शन कहां कहां यूज हो सकता है डे टू डे लाइफ में, कोई ऐसे टॉपिक, कोई ऐसा एप्लीकेशन जो आप सोच सकें एड्सॉर्प्शन का? एनी आइडियाज? देखिए, एक तो ये गैस मास्क है। गैस मास्क में क्या होता है, जो कार्ट्रिज यहां पर लगी होती है जो पॉइजनस गैसेस को एड्सॉर्ब करता है, राइट। तो एड्सॉर्प्शन का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हो गया ये गैस मास्क, पॉइजनस गैसेस से बचाने के लिए। फिर यहां देखिए, ये गैस है फ्लास्क में रखी हुई, जैसे इसमें आपने चारकोल टैबलेट्स डाली, चारकोल क्या करेगा, गैस को एड्सॉर्ब कर लेगा। तो धीरे धीरे इसकी कलर की इंटेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो कलर की इंटेंसिटी कम क्यों हो रही है, ये सारी की सारी गैस चारकोल ने एड्सॉर्ब कर ली, समझे। देख लो, तो ओवर टाइम क्या हुआ, तो चारकोल एक बहुत अच्छा एड्सॉर्बेंट है, ये टॉक्सिक गैसेस को एड्सॉर्ब करता है। और इसके और भी एप्लीकेशन है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा कि चारकोल को डे टू डे लाइफ में इवन आप मुंह धोने के लिए कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज आई डोंट थिंक कि आप इसको गैसेस को एड्सॉर्ब करवाने के लिए ज्यादा यूज करेंगे लैब में, बट यार डे टू डे एप्लीकेशन वो आपको थोड़ा इसका मजा आएगा। तो देख लेते हैं एप्लीकेशन में क्या क्या है। पहली बात, क्रिएटिंग वैक्यूम। ये एक कंटेनर है जिसमें गैसेस हैं, मेरे को इसमें वैक्यूम क्रिएट करना है, तो क्या करेंगे हम, चारकोल ऐड कर देंगे। चारकोल धीरे धीरे गैसेस को एड्सॉर्ब कर देगा और वैक्यूम क्रिएट होगा, तो वैक्यूम क्रिएट किया जा सकता है। गैस मास्क में एप्लीकेशन पढ़ी ली हमने। ह्यूमिडिटी कंट्रोल, ह्यूमिडिटी कंट्रोल लाइक सिलिका जेल है। सिलिका जेल एक एड्सॉर्बेंट है, जैसे किसी रूम में या किसी एरिया में काफी मॉइस्चर बढ़ रहा है ना, मॉइस्चर आप कम करना चाहते हैं या मिनिमम रखना चाहते हैं, तो आप सिलिका जेल एज ए एड्सॉर्बेंट यूज कर सकते हो, जो मॉइस्चर को एड्सॉर्ब करता रहेगा और ह्यूमिडिटी को कंट्रोल में रखेगा, ठीक है। देन रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सॉल्यूशंस। यस, आपका एक कलर्ड सॉल्यूशन है, उसमें आप चारकोल डाल दो, वो जो कलरिंग डाई है ना, वो सारी सारी वो एड्सॉर्ब कर लेगा, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का कलर निकल गया, डिस्कलर हो गया ना, डिस्कलरेशन। यस, तो कलरिंग मैटर को भी हम सॉल्यूशन से निकाल सकते हैं एड्सॉर्प्शन के थ्रू। हेटेरोजेनस कैटालिसिस, ये आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होता है, एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट करते हैं, H2/ प्लेटिनम पैलेडियम। तो वो प्लेटिनम पैलेडियम क्या होता है, जब आप लिखते हैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे H2 इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम या पैलेडियम या समथिंग लाइक दैट, और ये आपके पास फाइनली क्या आ गया, अल्केन, राइट। तो ये हुआ क्या, ये हाइड्रोजन गैस प्लेटिनम के सरफेस पे एड्सॉर्ब होती है और फिर उसके आगे रिएक्शन होता है। तो ये कैटलिस्ट तो है प्लेटिनम, पर करता क्या है, ये हाइड्रोजन को एड्सॉर्ब करवाता है अपने सरफेस पे। तो कैटालिसिस में यूज होता है। सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस, अलग अलग इनर्ट गैसेस का रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन अलग अलग होगा, उसके बेसिस पे आप एक मिक्सचर ऑफ इनर्ट गैसेस को सेपरेट कर सकते हो, क्योंकि एक गैस बहुत ज्यादा एड्सॉर्ब हो जाएगी, दूसरी रह जाएगी, तो जो बहुत ज्यादा एड्सॉर्ब होगी उसको आपने रिमूव कर लिया ना एक तरह से सिस्टम से। तो बेस्ड ऑन देयर डिफरेंट एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन वी कैन सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ इनर्ट गैसेस। देन मेडिसिनल पर्पज, जो आप मेडिसिन लेते हो बॉडी में जाके क्या होता है, वो मेडिसिन एड्सॉर्ब होती है बेसिकली, या बैक्टीरिया
उस मेडिसिन के ऊपर एड्सॉर्ब होकर डीएक्टिवेट हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। देन एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, ये अगर आपको याद हो तो आपने 11th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। देन एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर, इंडिकेटर भी होते हैं ऐसे जो एड्सॉर्प्शन की बेस पे काम करते हैं। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस इन मेटलर्जी जो हम पढ़ेंगे, यस अभी मेटलर्जी कवर नहीं किया पर जब करेंगे तब आपको याद आएगा। ओके, तो ये कुछ एप्लीकेशन है। अब इससे अलावा जो चारकोल की मैं बात कर रहा था कि चारकोल इसमें बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। आपने सुना होगा एक्टिवेटेड चारकोल, काफी कॉमन है। क्या आपके टूथपेस्ट में चारकोल है? मतलब पहले तो नमक वाली बात होती थी, अब तो चारकोल वाली बात हो जाती है, राइट? तो व्हाट एग्जैक्टली इज एक्टिवेटेड चारकोल? दिस इजंट द सेम सब्सटेंस एज चारकोल ब्रिक्स। एक्टिवेटेड चारकोल, चारकोल मीन चार्ड कोल, है ना? कोल को तो बिल्कुल चार एकदम जला के एकदम लास्ट जो पाउडर बचता है दैट इज चारकोल। ये इतना ज्यादा अच्छी इसकी एड्सॉर्प्शन पावर है कि it can bind to molecules, ions or atoms, and this substance works by chemically binding the other material to its surface. मटेरियल को अपने सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब करवा लेता है और इतनी ज्यादा एड्सॉर्प्शन पावर है कि it can absorb thousands of times its own weight. मतलब अगर 5 ग्राम आप एक्टिवेटेड चारकोल ले लो तो बेटा कितने किलोग्राम सब्सटेंस उसके ऊपर वो एड्सॉर्ब करवा सकता है। यस, ठीक है। तो इट हैज अ लार्ज सरफेस एरिया, क्योंकि जब पाउडर चारकोल लोगे आप, पाउडर का सरफेस एरिया क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। तो ज्यादा सरफेस एरिया की वजह से इवन अगर आप 1 क्यूबिक इंच ऑफ चारकोल लें, उसका इतना सरफेस एरिया होगा, ठीक है, कि जो 150,000 स्क्वायर फीट फील्ड के सरफेस एरिया के बराबर होगा। तो एक्टिवेटेड चारकोल का आपने देखा होगा कि घर में जो पानी के फिल्टर हैं उनमें भी, मतलब आरओ फिल्टर की बात नहीं कर रहा मैं, जो आपने टाटा प्योरिट, स्वच्छ, इस तरह के जो सारे प्रोडक्ट्स हैं, इनके फिल्टर में भी चारकोल यूज करते हैं फिल्ट्रेशन के लिए, कि पानी में से टॉक्सिन्स को एड्सॉर्ब कर लिया जाए, पानी में अगर कुछ डिसॉल्व्ड गैसेस है उनको एड्सॉर्ब कर लिया जाए, ताकि पानी का गंदा जो टेस्ट है वो हो जाए, हट जाए और पानी टेस्टलेस, ओडरलेस आ जाए। क्योंकि पानी में भी कुछ गैसें डिसॉल्व होंगी या कुछ टॉक्सिन डिसॉल्व होंगी, उनकी वजह से उसका टेस्ट चेंज हो सकता है, उसमें कुछ स्मेल आ सकती है। वो सब रिमूव करने के लिए भी हम एक्टिवेटेड चारकोल यूज करते हैं। मेडिसिनल पर्पज का बहुत है, ठीक है, मुंह धोने के लिए एक्टिवेटेड चारकोल वाला फेस वॉश, ठीक है। तो आयुर्वेदिक और चाइनीज मेडिसिन में ये बहुत पहले से यूज हो रहा है। तो इसका जो फर्स्ट रिकॉर्डेड यूज है दैट इज इन वे बैक इन 1550 बिफोर क्राइस्ट, और अब ये मॉडर्न मेडिसिन में भी यूज हो रहा है, ठीक है। लेकिन मेडिकल लिटरेचर में यूज करते हैं इसको टू एड्सॉर्ब ऑर्गेनिक टॉक्सिन्स, केमिकल्स, पॉइजन्स। किसी को अगर पॉइजनिंग हुई है तो उसके लिए इमीडिएटली आप चारकोल, मतलब करना मत कुछ, बट यस चारकोल कैन बी यूज टू एड्सॉर्ब दोस टॉक्सिन्स इन द बॉडी, राइट। एंड वर्ल्ड वॉर 1 में इसको गैस मास्क में यूज किया गया था, ठीक है। देन हाउ टू यूज एक्टिवेटेड चारकोल। अब ये कुछ आपकी डे टू डे दिनचर्या से रिलेटेड कि कुछ ज्ञान तो मिले। 4 नंबर आपके एग्जाम में आएंगे नहीं आएंगे वो तो पता नहीं, बट ये कंफर्म है कि आज आप एक्टिवेटेड चारकोल के बारे में काफी कुछ नया तो सीख के जाओगे। देखिए, तो एक्टिवेटेड चारकोल कैन बी परचेज इन कैप्सूल फॉर्म्स, क्लियर कैप्सूल जिनमें पाउडर फॉर्म में होता है ये, राइट, और इसको आप बल्क में भी परचेज कर सकते हो। अब पहला एप्लीकेशन, सूद अपसेट टमीज, मतलब पेट में गैस, बुलबुले, क्या कर सकते हैं आप उसके लिए? यू कैन टेक एक्टिवेटेड चारकोल। हाँ भाई, ये नहीं अब रोज खाने के बाद एक एक्टिवेटेड चारकोल लेना स्टार्ट किया। ऑलवेज कंसल्ट अ डॉक्टर बिफोर डूइंग एनीथिंग। मैं जस्ट एप्लीकेशन बता रहा हूं, ठीक है। ये नहीं बोल रहा कि आप जाके अभी दुकान से लेके आ जाओ और खा लो, राइट। तो सूद अपसेट टमीज, मतलब इफ यू हैव ब्लोटिंग और गैस हो रखी है तो टेकिंग एक्टिवेटेड चारकोल कैन हेल्प रिमूविंग दोज टॉक्सिन्स और दोज एडिशनल गैसेस फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। हाँ, पर उसका पानी काफी ज्यादा पीना चाहिए, क्योंकि वो थोड़े बहुत डिहाइड्रेशन कर सकता है, क्योंकि बहुत जल्दी बॉडी से वो टॉक्सिन्स को निकाल देता है। एक फायदा हो गया, ठीक है। देन रिमूव टॉक्सिन एंड पॉइजन्स। अब ये इसने साफ साफ लिखा गया है यहां पे कि मेडिकल टेंशन, कभी भी कुछ ऐसा हो तो ये मत बोलना कि एक्टिवेटेड चारकोल खा लो, ठीक है। ऑलवेज कंसल्ट अ डॉक्टर। तो एक्टिवेटेड चारकोल इज एन इफेक्टिव वे टू ट्रीट जीआई ट्रैक्ट
decontamination, absorbing up to 60% of unwanted substances in the stomach and intestines if you take it quickly after the ingestion. Then detox your body. बॉडी में काफी सारे टॉक्सिन्स हैं, उनको ये रिमूव करता है. एक्सेस ऑयल है, पोर्स हैं, इवन मुंह धोने के लिए. ठीक है, बहुत बार आपने देखा होगा फोटोज में एक्टिवेटेड चारकोल का, अगर आप गूगल पे टाइप करेंगे, ठीक है, किसी ने पूरा फेस पे वो लगा रखा है, राइट, फेस पैक जिसको बोलते हैं. ठीक है, तो एक्टिवेटेड चारकोल का, तो ये क्या करता है, ये आपकी स्किन से टॉक्सिन्स निकालेगा, एक्सेस ऑयल निकाल लेगा. ठीक है, और भी अब पता नहीं, बाकी आप पार्लर वाले को पूछ लो यार, अपने को आइडिया नहीं होता हो ज्यादा. ठीक है, बाकी गूगल कर लोगे, गूगल आपको बता देगा. देन क्लीन द एयर. एयर में टॉक्सिक गैसेज हैं, उनको निकालता है. तो यूजिंग चारकोल कैन हेल्प टू रिमूव ओडर्स एंड हार्मफुल केमिकल्स अलोंग विद एलर्जेंस दैट पॉल्यूट द एयर. तो एयर प्यूरिफायर्स में ये यूज किया जा सकता है, राइट. ऑल यू हैव टू डू इज पुट देम इन द सन वंस अ मंथ टू रिचार्ज. जो चारकोल बैग्स हैं, राइट, मतलब घर में, मतलब एयर को तो प्यूरिफाई कर रहे हैं, उसके बाद क्या कर सकते हो, मतलब बहुत सालों तक काम करते हैं वो, बस उनको रिचार्ज करने के लिए एक बार कभी धूप लगा दी. देन वाटर प्यूरिफिकेशन, ये आपको मैंने बताई दिया है. देन रिलीव इंसेक्ट बाइट्स, मच्छर काट गया. ठीक है, तो अब मच्छर की बात करेंगे, और चीजें भी काट सकते हैं. तो सिंस यू कैन यूज दिस टू पुल द डर्ट आउट ऑफ योर स्किन एंड पोर्स, यू कैन ऑल्सो यूज इट टू पुल आउट द टॉक्सिन्स दैट कॉज बग बाइट्स टू इच. वो भी आप निकाल सकते हैं. अब उसके लिए एग्जैक्टली क्या करना है, कैसे करना है, उसके जानने के लिए आप टाइप करें गूगल पे हाउ टू यूज एक्टिवेटेड चारकोल फॉर इंसेक्ट बाइट्स. ठीक है, तो ये कुछ अच्छे यूजेज हुए, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हुई जो रियलिटी में आपको लाइफ में कहीं काम आ सकती है. ये फ्रॉनलिच का एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, लैंगमुइर का एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म आपको एग्जामिनेशन में तो काम आ सकता है, बट उसके बाद नहीं. तो ऑलवेज मतलब ट्राई हमें करनी चाहिए कि साइंस इट शुड बी मोर अबाउट प्रैक्टिकलिटी, कि इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं टू मेक आवर लाइव्स बेटर, या सिर्फ कॉपी पे घिसने के लिए इसको हम पढ़ रहे हैं, है ना. वो नहीं होना चाहिए. इट शुड ऑलवेज बी रिलेटेबल टू आवर एवरीडे लाइफ, कि हम डेली जो करते हैं, कहीं ना कहीं साइंटिफिक चीजों का अगर हमें ज्ञान है तो उससे हमारा डे टू डे एक्टिविटी थोड़ा इजी हो, और हमें समझ आ जाए ये चीज ऐसे काम कर रही है, ये चीज ऐसे कर रही है, तो इसको ये करेंगे, इसमें ये करेंगे. ठीक है, तो उस तरह का एक एटीट्यूड, एक बेंट ऑफ माइंड डेवलप होना जरूरी है बच्चों में. चलिए, तो अब उससे याद आया कि 4 नंबर तो जरूरी हैं, तो चलिए उसके लिए एक क्वेश्चन करते हैं. तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. जितने बच्चों ने बेसिक मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ ये इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे. तो एक एक्सपेरिमेंट में 200 ml of 0.5 molar oxalic acid is shaken with 10 gram of activated charcoal and filtered. Filter कर लिया. Now the concentration of filtrate is reduced to 0.4 molar. Now the amount of adsorption per unit mass is, कितना होगा? चलिए, you have 30 seconds, तब तक हम पानी पी लेते हैं थोड़ा सा. Hydration is very very important. चलिए, इससे पहले कि घंटी बज जाए, तो देखो हुआ क्या था. 200 ml ऑफ 0.5 मोलर ऑक्जेलिक एसिड था. एक्टिवेटेड चारकोल के साथ उसको शेक करोगे तो ऑब्वियस बात है कुछ ऑक्जेलिक एसिड चारकोल के सरफेस पे एड्सॉर्ब हो जाएगा. तो सॉल्यूशन में से कुछ ऑक्जेलिक एसिड कम हो गया तो सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन तो घटेगी. यस, 0.5 से 0.4 हुई, तो पॉइंट इज कितना एड्सॉर्ब हुआ, तो मिलीमोल्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इनिशियली. तो भाई इनिशियली मिलीमोल्स उसके कितने थे, मिलीमोल्स कितने होते हैं, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम. ठीक है, 0.5 इंटू 200, दैट इज कितने आएंगे, 100 मिलीमोल्स. इतने इनिशियली थे ऑक्जेलिक एसिड के. फाइनली आफ्टर शेकिंग विद चारकोल कितने हो जाएंगे, 0.4 इंटू 200, दैट इज 80 मिलीमोल. तो मतलब कितना हुआ, 20 मिलीमोल एड्सॉर्ब हुए, 20 मिलीमोल हुए ना.
तो दैट इज 20 मिलीमोल फॉर 10 ग्राम चारकोल। तो बेटा 10 ग्राम चारकोल ने अगर 20 मिलीमोल एब्जॉर्ब किए हैं तो 1 ग्राम चारकोल कितना एब्जॉर्ब कर रहा है? 2 मिलीमोल। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन पर यूनिट मास, तो 1 ग्राम चारकोल एक्चुअली 2 मिलीमोल एब्जॉर्ब कर रहा है। तो 2 इंटू 10⁻³ मोल। बस अब उसको आप वेट में कन्वर्ट करना है, कर लो। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में ऑप्शन किस तरह की दी गई हैं। राइट, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट वन, अ प्लॉट ऑफ 30 सेकेंड फॉर दिस क्वेश्चन। तो क्या करेंगे यहां पे, अ प्लॉट ऑफ log x by m versus log p for adsorption of gas on a solid gives a straight line with slope। slope अभी पढ़ा था आपने 1/n होता है, क्योंकि x by m is equal to kp raised to power 1/n। तो अगर आप दोनों तरफ log लेते हैं तो log x by m is equal to log k plus 1/n log p। राइट, तो बस ये y is equal to c plus mx, तो स्लोप आ जाएगा आपका 1/n और y इंटरसेप्ट आ जाएगा log k। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वेरिएशन ऑफ फिजियोसॉर्प्शन विद टेम्परेचर। 30 सेकेंड फॉर दिस वन ऑल्सो। जल्दी से आपका रिस्पॉन्स और लेक्चर समझ आए। आसान है, बोरिंग भी है, और यस ये कंप्लेंट काफी आता है बच्चों से कि सर बहुत बोरिंग चैप्टर है बेटा, पर क्या करें अब, जब डॉक्टर ने बोला है तो करेला तो खाना पड़ेगा। ठीक है, कुछ फायदे तो होंगे उसके। तो अगर आपको बोरिंग लगे, ये याद रख लो, 4 नंबर इससे मिल सकते हैं। वो 4 नंबर आपका रैंक कहां से कहां ले जा सकते हैं इसका आपको आइडिया नहीं, आपको किस कॉलेज से किस कॉलेज में वो ले जा सकते हैं वो 4 नंबर। ठीक है, तो कभी बात होती है कि वो 4 लोग, अब बात है वो 4 नंबर। तो उन 4 नंबर्स के लिए इसको पढ़ लो, कर लो, एक बार कंप्लीट कर लो। एक बार कंप्लीट कर लोगे अच्छे से, भूलेगा नहीं, उतना टफ भी नहीं है और न्यूमेरिकल नहीं है, एक बार करने वाली बात है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है x by m टेम्परेचर के साथ फिजियोसॉर्प्शन बढ़ेगा तो नहीं, है ना, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन घटता है टेम्परेचर के साथ फिजियोसॉर्प्शन में। तो आंसर बी वाला, सेकेंड ऑप्शन। थर्ड वाली किसके लिए, वो केमिकल एड्सॉर्प्शन के लिए। स्टार्टिंग में वो टेम्परेचर के साथ बढ़ता है, उसके बाद वो डिक्रीज करता है। नेक्स्ट, नाउ दिस इज अ क्वेश्चन जो जेई एडवांस, आई डोंट थिंक के 2014 या 15 के आसपास ये आया हुआ है। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है। ये आपको लास्ट क्लास में पूरा पढ़ाया जा चुका है, इसकी पूरी कहानी। तो 1 मिनट का समय है आपके पास, जल्दी से इसको सॉल्व करके बताइए। Quickly, the given graph data 1 2 3 4, चलिए कुछ ट्रेंड्स बता रहा है, वो फिजिक्स ऑप्शन के भी हैं, कुछ केमिस्ट्री ऑप्शन के हैं। अंडर माइल्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर, तो विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस अबाउट 1 2 3 4 आर करेक्ट। तो आई थिंक कुछ बच्चों ने सॉल्व कर ही लिया होगा। चलिए देखिए, फर्स्ट वन देखें, अगर आप अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब टेम्परेचर के साथ घट रहा है कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट, तो ये क्या होगा, ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए होगा। राइट, अभी पढ़ा हमने, टेम्परेचर के साथ अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब बढ़ रही है, तो ये केमिकल एड्सॉर्प्शन के लिए है। और यहां पर अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड बेटा लो टेम्परेचर पे हाई है ग्राफ, और टेम्परेचर बढ़ाने पे नीचे आ रहा है। ये किसके लिए होता है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन। यही आपने फ्रॉन्डलिच आइसोथर्म में पढ़ा, राइट, और वो किसके लिए एप्लीकेबल था, सिर्फ फिजिकल के लिए। तो ये वाला भी आपका फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए हो जाएगा। और एक्टिवेशन एनर्जी किसके ग्राफ में आती है, केमिकल एड्सॉर्प्शन। और डेल्टा एच एड्सॉर्प्शन 150 किलो जूल पर मोल, साफ पता लग रहा है कि ये केमिकल एड्सॉर्प्शन का केस है। राइट, तो 1 इज फिजिकल एड्सॉर्प्शन, 2 इज केमिकल एड्सॉर्प्शन,
सही है। 1 इज फिजिक्स ऑप्शन, 3 इज केमिस्ट्री ऑप्शन, नहीं। 4 इज केमिस्ट्री ऑप्शन, यस। 2 इज केमिस्ट्री ऑप्शन, ये भी सही है। 4 इज केमिस्ट्री ऑप्शन, 3 इज केमिस्ट्री ऑप्शन, ये सही नहीं है। तो आंसर इज ए एंड सी, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट टाइप। सिंपल क्वेश्चन। तो ये जेईई एडवांस 2014 या 15 का क्वेश्चन है, काफी सिंपल। देन नेक्स्ट वन, द रेट ऑफ फिजिक्स ऑप्शन इंक्रीजेस विद जेईई 2003। तो फिजिक्स ऑप्शन का रेट बढ़ता है विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर, ये सभी बच्चों को पता है। नेक्स्ट वन, एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड सर्फेसेस जनरली एक्सोथर्मिक। एड्सॉर्प्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होती है, क्यों होती है? क्या एंथैल्पी पॉजिटिव है? एक्सोथर्मिक का तो मतलब ही डेल्टा एच नेगेटिव हुआ। क्या एंट्रोपी डिक्रीज कर रहा है गैस? कोई भी चीज आके अगर सरफेस के ऊपर चिपक जा रही है तो वो पहले इधर उधर मूव कर रही थी, उसके पास रैंडमनेस थी, फिर जाके वो एक जगह सेटल हो गई तो रैंडमनेस कम हो गई। यस, एंट्रोपी डिक्रीज करती है ना। देन नेक्स्ट वन, जेईई एडवांस 2013। चलिए 1 मिनट फॉर दिस क्वेश्चन। और इसमें भी अगर आपको लग रहा है कि मोर देन वन ऑप्शन हो सकता है तो ट्राई करो, ठीक है। सिंगल ऑप्शन लग रहा है, चलिए इसको आप काम करो, आप सिंगल ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करो। इट्स अ सिंगल ऑप्शन टाइप क्वेश्चन। यस, quickly, timer is running out halfway. यस, तो चलिए आई थिंक काफी बच्चों ने आंसर दे दिया है। 10 सेकंड तक वेट कर लेते हैं। चलिए देखो, मिथाइलिन ब्लू फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज एड्सॉर्ब्ड ऑन एक्टिविटी चारकोल at room temperature. For this process the correct statement is adsorption requires activation. अगर एक्टिवेशन एनर्जी उसको चाहिए तो वो उसका मतलब हो जाएगा कि वो केमिकल एड्सॉर्प्शन हो रहा है। एड्सॉर्प्शन इज अकम्पनीड बाय डिक्रीज इन एंथैल्पी, ये तो हमेशा करेक्ट होता है, हमेशा। एड्सॉर्प्शन फिजिकल हो या केमिकल हो, एड्सॉर्प्शन में डेल्टा एच तो नेगेटिव होता ही है। एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये तभी वैलिड होगा अगर वो होती है केमिकल एड्सॉर्प्शन। और एड्सॉर्प्शन इज इरिवर्सिबल, ये भी तभी होगा अगर वो होती है केमिकल एड्सॉर्प्शन। तो क्योंकि ये बेटा क्वेश्चन सिंगल ऑप्शन करेक्ट टाइप का था, सेकंड ऑप्शन इज ट्रू, राइट। इससे आपको कंफर्म हो गया। तो ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन का केस है, केमिकल एड्सॉर्प्शन का केस नहीं है। अगर ये केमिकल एड्सॉर्प्शन का केस होता तो चारों ऑप्शन सही होते, क्योंकि डेल्टा तो नेगेटिव होता ही होता, केमिकल एड्सॉर्प्शन के लिए बाकी 3 भी सही होते, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना था, स्मार्टनेस लगानी थी कि अगर सिंगल ऑप्शन टाइप पूछा गया तो सेकंड ऑप्शन तो यूनिवर्सली करेक्ट है एड्सॉर्प्शन के केस में। देन नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट करेक्ट फॉर फिजिकल एड्सॉर्प्शन? AIEEE 2003, एड्सॉर्प्शन ऑन सॉलिड इज रिवर्सिबल। यस, फिजिकल एड्सॉर्प्शन तो रिवर्सिबल है। एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, नहीं, फिजिकल एड्सॉर्प्शन में तो नहीं, ठीक है। तो दिस इज नॉट करेक्ट, बी ऑप्शन। स्पॉन्टेनियस है, यस, अपने आप होता है। बोथ एंथैल्पी एंड एंट्रोपी आर नेगेटिव, यस, डेल्टा एच भी नेगेटिव है, डेल्टा एस भी नेगेटिव है। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू फ्रीऑन-लिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? सोचो। x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p⁻0, हाई प्रेशर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p⁻1, लो प्रेशर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p⁻1/n, मॉडरेट प्रेशर पे। यस, तो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट एट डिफरेंट रेंजेस ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो ये हाई प्रेशर पे एप्लीकेबल है, ये आपका लो प्रेशर पे एप्लीकेबल है, और थर्ड वन आपका ये मॉडरेट प्रेशर पे एप्लीकेबल है, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट वन। अब तो आपका एड्सॉर्प्शन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब एड्सॉर्प्शन वाले के ऊपर जो क्वेश्चन थे वो हमने वो भी कर लिए, एडवांस के भी कर लिए, जेईई मेन के भी क्वेश्चन कर लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, कैटालिसिस, ठीक है। तो ऐसे आपको आई थिंक उम्मीद नहीं थी कि ये टॉपिक इतनी जल्दी कवर हो जाएगा। यस, ये टॉपिक काफी जल्दी कवर हो जाएगा, बिकॉज इट इज ऑल थ्योरेटिकल बेसिस, तो ज्यादा टाइम इसमें लगेगा नहीं। तो बस थोड़ा सा टाइम जो है वो आप लगा लीजिए जल्दी से, ताकि आपका
कंप्लीट हो जाए, फिजिकल केमिस्ट्री वाला पार्ट कंप्लीट हो जाए 12th का। देखो कैटालिसिस जो टर्म है ये क्वाइन की थी सबसे पहले बर्जीलियस ने, ठीक है। तो बर्जीलियस इन 1835 यूज द वर्ड कैटालिसिस फर्स्ट टाइम फॉर सम सब्सटेंस व्हिच altered rate of chemical reaction in themselves remain chemically and quantitatively unchanged after the reaction phenomenon is called catalysis। पढ़ लो, ठीक है। तो कैटालिसिस किसके लिए यूज किया? बर्जीलियस ने एक ऐसे सब्सटेंस के लिए जो केमिकल रिएक्शन के रेट को, उसकी स्पीड को अफेक्ट कर पा रहा था पर खुद कंज्यूम नहीं हुआ रिएक्शन में, खुद अनरिएक्टेड रहा, ठीक है। मतलब रिमेन्स केमिकली एंड क्वांटिटेटिवली अनचेंज, ना तो केमिकली रिएक्ट किया ना उसकी क्वांटिटी चेंज हुई, ना 10 ग्राम था तो 10 ग्राम ही रहा, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट क्या करता है? किसी की रिएक्शन की स्पीड को बेटा बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। तो कैटालिस्ट एक क्लासिफिकेशन तो ये होता है इसका, होमोजीनियस कैटालिसिस और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो कैटालिसिस का मतलब क्या है? कैटालिसिस का मतलब है रिएक्शन की स्पीड को अल्टर करना, बढ़ा भी सकते हो घटा भी सकते हो, दोनों काम कर सकते हो। होमोजीनियस कैटालिसिस क्या होता है? जब कैटालिस्ट और रिएक्टेंट सेम फेज में होते हैं उसको बोलते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस। और जब कैटालिस्ट और रिएक्टेंट डिफरेंट फेज में होते हैं दैट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। फेज सेम फेज में तो होमोजीनियस, डिफरेंट फेज में तो हेट्रोजीनियस। और दूसरा जो मैंने कहा आपको कि स्पीड बढ़ा भी सकते हैं, स्पीड घटा भी सकते हैं। तो कैटलिस्ट बेटा जो पॉजिटिव कैटलिस्ट हैं दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, और जो नेगेटिव कैटलिस्ट हैं दे डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। यस, तो नेगेटिव कैटलिस्ट को पॉइजन भी बोलते हैं। तो ये मत सोचना कि कैटलिस्ट हमेशा रिएक्शन को स्पीड अप ही करता है, ये स्लो डाउन भी कर सकता है, पॉइजन। देन व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक? तो थोड़ा बहुत आपने ये केमिकल इक्विलिब्रियम 11th क्लास में पढ़ा ही हुआ है कैटलिस्ट के बारे में, अब थोड़ी और जानकारी भी इसके बारे में ले लेते हैं। तो कैटलिस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड इन मास एंड केमिकल कॉम्पोजिशन, कि जितना आपने अमाउंट लिया था पूरा रिएक्शन खत्म करवाने के बाद वो उतना अमाउंट आपको वापस मिल जाएगा, और केमिकली वो चेंज नहीं हुआ होगा। हाँ, फिजिकल चेंज हो सकता था कि आपने सॉलिड एक इतना ब्लॉक लिया था कैटलिस्ट का, लास्ट में आपको पाउडर फॉर्म में मिल रहा है, वो उतना चलेगा। फिजिकल अपीयरेंस कैन चेंज बट केमिकल कॉम्पोजिशन की चेंज नहीं होगी, मास उसका चेंज नहीं होगा। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कैटलिस्ट ही काफी बड़े अमाउंट ऑफ रिएक्शन मिक्सचर को कैटलाइज कर सकता है। तो थोड़ा सा अमाउंट चाहिए होता है, नहीं बहुत ज्यादा कि टन्स के हिसाब से आप कैटलिस्ट लगा रहे हैं। फाइनली डिवाइडेड स्टेट चाहिए हमें, जितना सरफेस एरिया होगा, क्योंकि कैटलिस्ट के सरफेस पे आके रिएक्टेंट्स एड्सॉर्ब होते हैं, रिएक्शन करते हैं और प्रोडक्ट बन के निकल जाते हैं। तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ही कैटलिस्ट इफेक्टिव होता है, क्योंकि उतनी ही ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगी। कैटलिस्ट आर वेरी वेरी स्पेसिफिक, जो एक रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है वही कैटलिस्ट दूसरे रिएक्शन के लिए काम नहीं कर पाएगा। तो बहुत स्पेसिफिक होते हैं, ये नहीं कि ये कैटलिस्ट है इसको कहीं भी यूज कर लो, नो। हर एक रिएक्शन का एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट होता है। इवन अगर आप रिएक्टेंट्स वही रखिए पर अलग अलग कैटलिस्ट लोगे तो प्रोडक्ट अलग अलग बनेंगे। यस, सेम सेट ऑफ रिएक्टेंट्स के साथ इफ आई यूज डिफरेंट कैटलिस्ट आई मे गेट डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो बहुत स्पेसिफिक होते हैं। देन अ कैटलिस्ट कैन नॉट इनिशिएट अ रिएक्शन। चलता हुआ रिएक्शन उसको स्पीड अप कर लेंगे, स्लो डाउन कर लेंगे। हाँ, आप बोलोगे कैटलिस्ट की वजह से जो रिएक्शन हो ही नहीं रहा था हम वो रिएक्शन करवा देंगे, तो वैसा नहीं होता। इट कैन नॉट स्टार्ट और इनिशिएट अ रिएक्शन, सिंपल, ठीक है। एंड इट डज नॉट चेंज, मतलब ये थर्मोडायनेमिक पैरामीटर को अफेक्ट नहीं करता, सिर्फ स्पीड को चेंज करता है। जैसे कि नॉर्मल रिएक्शन था तो उसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ये था। तो नॉर्मल रिएक्शन के लिए ये थी एक्टिवेशन एनर्जी। कैटलिस्ट क्या करता है? एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है, शॉर्टकट प्रोवाइड करता है लोअर एक्टिवेशन एनर्जी का। ये बोल रहा है कि चलो शॉर्टकट से चलते हैं, चलेंगे यहीं से। तो इनिशियल एनर्जी भी वही है, फाइनल एनर्जी भी वही है, डेल्टा एच भी वही है। बस कैटलिस्ट ने क्या किया, एक नया रूट, एक शॉर्टकट आपको प्रोवाइड किया जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम थी। तो ना तो डेल्टा एच बदला, ना एंट्रोपी का चेंज, ना डेल्टा जी बदला। ये सारे जो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर इनमें कोई चेंज नहीं आता। देन देयर इज अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। कैसे नहीं कि कैटलिस्ट किसी भी टेम्परेचर पे अच्छा काम कर जाएगा, कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर हैं उसके ऊपर ये
बेस्ट काम करता है। जैसे कि एंजाइम है बॉडी में जो एंजाइम है वो नॉर्मली 20 to 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास बहुत अच्छा काम करते हैं, ठीक है, दैट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो जिस टेम्परेचर पे कैटलिस्ट सबसे अच्छा काम करेगा, उसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर दैट कैटलिस्ट। एंड कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जहां था वहीं रहेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू वही रहेगी, बस कैटलिस्ट डालने पे आप इक्विलिब्रियम पे पहुंच जल्दी जाएंगे, ठीक है। तो किस स्पीड से आप इक्विलिब्रियम पे पहुंच रहे हैं वो बढ़ जाएगी, पर इक्विलिब्रियम उसी पॉइंट पे आएगा, इक्विलिब्रियम के कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज नहीं होंगे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में भी पढ़ी हुई है, ठीक है। और फाइनली जाते जाते आपको मैं ऑटो कैटालिसिस का जस्ट आपको इंफॉर्मेशन डेफिनेशन दे रहा हूं, ज्यादा डिटेल इसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मैं चाहता हूं कि आप ऑटो कैटालिसिस के बारे में थोड़ा सा डिटेल निकाल के लाइए कि ऑटो कैटालिसिस क्या होता है, ठीक है। तो क्या होता है, जब रिएक्शन का ही एक प्रोडक्ट एज ए कैटलिस्ट काम करना शुरू कर देता है, उसको बोलते हैं ऑटो कैटालिसिस। आप ढूंढ के लाएंगे इसके लिए ग्राफ और कुछ एग्जांपल। इंड्यूस कैटलिस्ट क्या होता है, जब एक रिएक्शन के होने से पड़ोसी वाला रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, तो एक ने दूसरे को कैटलाइज कर दिया, ठीक है। फनी है थोड़ा सा। तो ये दोनों आपके होमवर्क हैं, थोड़ा बहुत इनके बारे में पढ़ के आइए और फिर हम इसके एग्जाम्पल भी आप थोड़ा सा करके लाइए। फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको अच्छे से कवर करके कैटलिसिस को कंप्लीट करके इसकी जो थ्योरीज हैं कैटलिसिस की वो कवर करेंगे। एंड वंस द कैटालिटिक पार्ट इज डन, कैटलिसिस वाला, फिर हम मूव करेंगे बेटा नेक्स्ट, दैट इज अ कोलॉइड्स। तो कोलॉइड इज द नेक्स्ट मेजर पार्ट ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। एड्सॉर्प्शन उतना नहीं है, कोलॉइड इज द बिगेस्ट पार्ट। मतलब आप 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हो, एड्सॉर्प्शन, फिर एक कैटालिसिस और कोलॉइड्स, ठीक है। तो कोलॉइड में हमें हो सकता है कि 2 या 3 लेक्चर लग जाए, आई थिंक 2 में हम कंप्लीट कर पाएंगे, बट दैट इज द बिगेस्ट पार्ट, ठीक है। और अभी भी जितने बच्चों को बेटा लेक्चर समझ आया, मजा आया, मतलब कुछ आपने सीखा, मजा तो मैं बोल सकता हूं कि थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है, बट अगर आपको कुछ सीखने को मिला आज, देन प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर जरूर करना है विद द हैशटैग JEE Live Daily। और अगर आपने अब तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, प्लस सब्सक्रिप्शन सोच रहे हैं, तो बेटा जल्दी से जल्दी unacademy.com/plus पे जाके सब्सक्रिप्शन आप ले लीजिए। और मोबाइल यूजर्स जस्ट डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप। इंस्टॉल करने के बाद प्लस पे जाना है, प्लस पे जाने के बाद गेट सब्सक्रिप्शन, मतलब चूज अ गोल, IIT JEE या नीट और एम जो भी आपका है उसके अकॉर्डिंग। तो 55+ टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं, घर पे बैठ के बेस्ट एजुकेटर से लाइव पढ़ो, टेस्ट सीरीज दो, डाउट्स पूछो, सब कुछ विद अ वेरी मिनिमल कॉस्ट, ठीक है। तो उसके लिए डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड JEE Live, क्योंकि JEE Live कोड ही आपको 10% डिस्काउंट देगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग जल्दी से जल्दी प्लस पे आ रहे हो, राइट। चलिए गाइस, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।